हेलो गाइस, वेलकम टू नॉलेज डिकोडर। और आज मैं लेके आया हूँ क्लास 10th का फिजिक्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड हो रही थी कि मैथ्स के बाद सर फिजिक्स के और कोई सब्जेक्ट सर आप पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे। तो हम लोग आज लेके आए हैं फिजिक्स। हम लोग 10th का फिजिक्स पढ़ाएंगे और अभी तो मैथ तो चल ही रहा है, अभी केमिस्ट्री का सोचेंगे। जिस तरीके से डिमांड आएगी ना उस तरीके से काम किया जाएगा, ठीक है ना। तो आज हम लोग शुरू करेंगे क्लास 10th का फिजिक्स और उस सबसे पहला टॉपिक अपना क्या, प्रकाश का परावर्तन, ठीक है ना। तो ये चीज़ समझते हैं कि क्या होता है, ठीक है। चलो शुरू करते वीडियो, देखो ध्यान से समझो। देखो ये पॉइंट समझना ध्यान से कि ये क्या होता है, ठीक है। देखो प्रकाश का परावर्तन, तो ये पहले ये समझो कि परावर्तन क्या होता है। तो एक चीज समझना है कि परावर्तन मतलब हिंदी में अगर नहीं समझ में आता, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन बोलते रहते ना, रिफ्लेक्ट कर गया, रिफ्लेक्ट कर गया। अगर कोई भी वस्तु है, ठीक है, ठीक है, उससे मान लो कि कोई भी रे जो किरण आती है प्रकाश की, वो टकरा के लौटती है, तो इसी जो प्रोसेस होता है ना, इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन, परावर्तन, ठीक है ना। आगे हम लोग इसको डीप में ही पढ़ेंगे, क्या इसका डेफिनेशन होना चाहिए प्रॉपर। अभी ये मोटा मोटी आप ये समझो कि परावर्तन यही होता है जो मैंने आपको बताया, ठीक है। अब देखो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो पूछ लिया जाता है एग्जाम में, ठीक है ना। तो देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट समझो क्या क्या है। कि सबसे पहले तो ये समझो कि प्रकाश होता क्या है। प्रकाश होता है वह भौतिक कारण जिससे हमें वस्तु को देखने की अनुभूति होती है, ठीक है। प्रकाश वो एक बोल सकते हो ना कि वो एक स्रोत है जिससे हम चीजों को देख पाते हैं, वही हमारा प्रकाश है, ठीक है। अब देखो इसका नेक्स्ट पॉइंट आपको जो याद रखने का, ये ऊर्जा का एक रूप है। किसका रूप है? ये ऊर्जा का एक रूप है, ठीक है। इसको हम लोग आगे डील भी करेंगे, ये क्यों ऊर्जा का रूप है और ये कैसे ऊर्जा का रूप है, मैं आपको बताऊंगा। बस आप ये पॉइंट, बोल्ड पॉइंट्स ये सब है। अगर प्रकाश के बारे में अगर कुछ लिखा भी जाए, अगर ये सब पॉइंट लिख दोगे ना तो आपका नंबर नहीं कट सकता, ठीक है। और ये भी बोला गया कि जो निर्वात में देखा गया, निर्वात में समझ ना, वैक्यूम, उसमें इसका जो वेलोसिटी देखा गया वो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये अपना कितना तीसरा पॉइंट समझ लो, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा पॉइंट समझ लो। और जो तीसरा पॉइंट है क्या, कि ये एक विद्युत चुंबकीय तरंग भी है, ठीक है। विद्युत चुंबकीय तरंग भी है, इसका मीन्स ये होता है इसको फ्लो के लिए, इसको जाने के लिए लिक्विड मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। समझ में आ रहा ना, ये कहीं भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं होता है, ठीक है ना। तो लिक्विड मीडियम की आवश्यकता इसको जाने के लिए नहीं होती है प्रकाश को, ठीक है। अब देखो सबसे पहले चीज होता है कि सर हम लोग देखते कैसे हैं किसी भी चीज को। तो इस ग्राफ से मैं बताऊंगा कि होता है कि सर ठीक है सर प्रकाश है, आदमी है, तो हम लोग देखते हैं कैसे किसी चीज को। तो समझना ध्यान से, देखो ये अपना आदमी। अब उतना मैं, जानते हो यार, उतना मैं कलाकार नहीं हूं जो आदमी बना दूं, इसे बनाया हूं समझाने के लिए, ठीक है। ये अपना मान लो कुर्सी, इंग्लिश में चेयर लिख दिया हूं। और ये अपना लाइट सोर्स, लाइट सोर्स मान लो कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लो आपका लैंप हो सकता है, आपका सन हो सकता है, कोई भी है वहां पे है। तो होता क्या है ना, समझना ध्यान से, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूं। होता क्या है ध्यान से समझना कि जो लाइट है, जो लाइट सोर्स होता है, उससे डायरेक्ट लाइट पड़ती किस पे, डायरेक्ट लाइट पड़ती है हमारे चेयर पे, जो भी वस्तु है, ठीक है। और यहां से वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर के हमारे जो आंख होती है, आंख के रेटिना पे क्या बना देता है, प्रतिबिंब। तब ये वस्तु हम लोग को डायरेक्ट दिखती है। समझ में आ गया। क्या होता है कि जो लाइट सोर्स होता है उससे हमारा प्रकाश किस पे आता है, चेयर पे, और चेयर उसी प्रकाश को परावर्त कर देता है, उसी को बोलते हैं परावर्तन, उसी को बोलते हैं रिफ्लेक्ट कर देता है डायरेक्ट हमारे कहाँ पे, आंख के रेटिना पे। तो आंख के रेटिना पे हमारा क्या बन जाता है, इसका क्या बन जाता है, फोटो इमेज बन जाता है, जिससे वो क्या होता है कि इस आदमी को हमको कोई भी वस्तु दिख जाती है, ठीक है। तो ये चीज समझो। अब एक्चुअली होता क्या कि देखो कभी कभी रात में देखते हो ना कि रात में लाइट नहीं है तो क्यों नहीं वस्तु दिखती है। होता ना कि रात में अंधेरा है, लाइट नहीं है, तो हम लोग को वस्तु दिखना चाहिए, इसलिए नहीं दिखती, कोई लाइट रहेगा ही नहीं। अब जब तक कोई लाइट नहीं रहेगा तो कोई आएगा नहीं, और जब तक आएगा नहीं तो कोई रिफ्लेक्ट होगा नहीं। तो कोई रिफ्लेक्ट होके आपके आंख के कोई इमेज बना ही नहीं, तो कैसे आपको ये फिगर दिखेगा, चेयर कैसे दिखेगा भाई, ठीक है ना। तो लाइट समझ लो ना, कैसे लाइट से वस्तु पे आई, वस्तु से रिफ्लेक्ट होकर के आपके आंख पे ये इमेज बना देती है, जिससे हमको वस्तु दिख जाती है। ये एक बेसिक सा चीज था कि हमको किस तरीके से वस्तु दिखता है, ठीक है। अब देखो, अब वही चीज ली है कि प्रकाश एक ऊर्जा है, स्पष्ट कीजिए। तो देखो इसका, देखो मैं एक बताता हूं कि ये किस तरह से ऊर्जा है। देखो समझना, जैसे मान लो ये हमारा वायर है, वायर समझते हो ना, जो तार बोलते हो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ एक अपना समझ लो बोर्ड है, इससे हम लोग क्या कर देने, इससे मस्त करंट पास कर दिए। करंट मतलब धारा होता है, करंट पास कर दिए। यहाँ पे अपना क्या लगा है, बल्ब। तो जब ऑब्वियसली जब आप करंट पास यहाँ से यहाँ करोगे तो बल्ब क्या हो जाएगा, जल जाएगा। अब जल जाने का मतलब ये मत समझना कि उड़ गया,
उड़ गया मतलब क्या, फ्यूज नहीं हो गया। जल गया मतलब लाइट देने लगा, ठीक है। तो अब थोड़ा ध्यान से सोचना यहाँ पे हो क्या रहा है। यहाँ पे ये हो रहा है कि यहाँ पे जो विद्युत ऊर्जा थी, देखो यहाँ पे जो विद्युत ऊर्जा थी, जो हम लोग करंट डाले थे, वो किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, प्रकाश ऊर्जा में। तो समझ में आ रहा है ना कि ये चीज विद्युत हमारा किस में चेंज हो रहा है, प्रकाश में। तो ऑब्वियसली ये क्या है, एक ऊर्जा है। चेंजिंग तो समझो तो चेंज हो ही सकता, ऊर्जा तो चेंज होता ही है। विद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा, कभी कभी देखोगे कि जो हम लोग का वो ऊर्जा होता है, हाइड्रोलिक एनर्जी जो होता है, वो कभी कभी मैकेनिकल एनर्जी में चेंज हो जाता है ना। तो ऊर्जा क्या होता है, चेंज होता है। तो यहाँ पे हम लगा रहे थे विद्युत, ये उत्पन्न क्या किया, प्रकाश। तो इससे हम लोग ये बोल जस्टिफाई कर सकते हैं कि ये हमारा प्रकाश से क्या है, ऊर्जा है, जिससे हम इससे विद्युत धारा से कन्वर्ट करके बनाए हैं, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखो, कभी देखे होगे ना, देखे ही होगे, फोटोग्राफिक कैमरा जब फोटो खींचा जाता है तो एक चीज नोटिस करना कि वहां से प्रकाश निकलती है, ठीक है ना। तो वहां से प्रकाश निकलती है तो आपके क्या किस पे पड़ती है, आपके फेस पे पड़ती है। आपके फेस पे पड़ती है तो उससे क्या होता है, जो प्रकाश ऊर्जा होता है वो सीधा आपके फोटो खींच करके आपको उसमें क्या कर देता है, रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है, जिससे आपका फोटो आराम से बन पाता है। तो यहाँ पे क्या, फोटोग्राफिक कैमरा में क्या होता है ना कि प्रकाश ऊर्जा किस में चेंज हो जाता है, रासायनिक ऊर्जा में। देखो कि ये पॉइंट ये पूछा जा सकता है कि फोटोग्राफिक कैमरे में, ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछा जा सकता है कि फोटोग्राफिक कैमरे में किस तरीके से ऊर्जा हमारा ट्रांसफर होता है, किस तरीके से ऊर्जा हमारा चेंज होता है। तो आप हमेशा बोलना कि फोटोग्राफिक कैमरे में क्या होता है ना, हमारा प्रकाश ऊर्जा जो होती है वो हमारा रासायनिक ऊर्जा में चेंज हो जाती है, ठीक है। तो अब आप लोग जस्टिफाई कर दिए ये दो स्टेटमेंट से कि ये हमारा प्रकाश क्या है, एक ऊर्जा है, ठीक है। अब देखो समझना, अब देखिए कुछ कुछ का डेफिनेशन है, डेफिनेशन में कुछ है नहीं, आपको बस समझते जाना है। थोड़ा सा इसको मैं जूम आउट कर लेता हूँ जिससे कोई दिक्कत नहीं होगा आपको पढ़ने में, ठीक है। अब देखो समझना, ठीक है। चलो कौन सा कलर ले लूँ, चलो ये ले लेता हूँ, ठीक है। तो देखो सबसे पहला डेफिनेशन हमको किरण, किरण किसको बोलते हैं, ठीक है। तो किरण किसको बोलते हैं, तो किरण को बोलते हैं इंग्लिश में रे बोलते हैं। किरण होता है प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण बोलते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब यही हुआ कि जिस पाथ से अपना किरण जाती है ना, वैसे मान लो ये पाथ है, उससे किरण जा रही है, इसी को बोलते हैं किरण, ठीक है। तो प्रकाश के गमन पाथ की दिशा को किरण बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान लो प्रकाश इधर से इधर जा रही थी, प्रकाश इधर से इधर जा रही है, ठीक है। तो ऑब्वियसली इस दिशा को, जो इधर से इधर गई है, इस दिशा को हम लोग क्या बोल देंगे, किरण, ठीक है। मतलब प्रकाश के गमन पथ की दिशा को हम लोग किरण बोलते हैं, ठीक है। अब देखो अगला, अब एक अगला डेफिनेशन आता है प्रकाश पुंज क्या होता है, इंग्लिश में बोलते हैं बीम ऑफ लाइट, ठीक है। तो प्रकाश पुंज समझना, नाम ही है प्रकाश पुंज। इसका मतलब समझ नहीं आ रहा है कि पुंज मतलब प्रकाश की जो किरणें, जो किरण होगी ना, उन लोगों का समूह होगा, सब मिलाकर जो किरणों के समूह मिलाकर जो बनेगा तो प्रकाश पुंज बनेगा। तो थोड़ा सा जो कभी कभी क्वेश्चन जो होता है ना कि आप लोग जो लिखा रहता है, जो उसका टॉपिक रहता है, उससे भी समझ सकते हो। प्रकाश पुंज मतलब किरणों का समूह, बस वही यहाँ पे तो लिखा है। प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं। जब प्रकाश पुंज बोल दिया गया कि ये किरणों का समूह होता है, तो इसको 3 तरीके से डिफरेंशिएट किया है, 3 प्रकार का किया गया है, ठीक है। तो एक होता है हमारा क्या, समांतर प्रकाश पुंज। समांतर प्रकाश पुंज मतलब क्या कि ढेर सारा लाइट की जो किरण जाएगी वो हमेशा एक दूसरे के समांतर जाएगी। देखो वही लिखा है डेफिनेशन में, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें समांतर होती हैं उसे समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं, ठीक है। जैसे देखो ना कि इसमें तीनों क्या है, हमारा पैरेलल है कि नहीं, देखो ध्यान से, ये पैरेलल, ये पैरेलल, ये पैरेलल, समझ में आ रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे, समांतर प्रकाश पुंज, ठीक है। अब देखो आगे दूसरा आता है अपना अभिसारी प्रकाश पुंज, ठीक है। अभिसारी प्रकाश पुंज क्या होता है समझना, अभिसारी प्रकाश पुंज होता है जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती हैं उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं, और इसे संश्रित प्रकाश पुंज भी कहते हैं। देखो एक्चुअली बिहार बोर्ड में क्या होता है ना, चाहे यूपी बोर्ड में क्या होता है ना कि ये अभिसारी प्रकाश पुंज ना पूछ के आपसे पूछ लेगा संश्रित प्रकाश पुंज क्या है, ठीक है। तब आपको दिक्कत हो जाएगी, सर संश्रित प्रकाश पुंज क्या है। तो आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, ये दोनों एक ही चीज है। आपको नाम याद रखना है कि अभिसारी प्रकाश पुंज चाहे संश्रित प्रकाश पुंज एक ही चीज है। तो ऑब्वियसली एक पॉइंट पे देखो, इसका एग्जांपल देखो, एक पॉइंट पर हर किरण मिल रही है, आके ये मिल रही है, ये मिल रही है, ये मिल रही है, यहाँ से भी आके मिलेगा, यहाँ से भी आके मिल सकता है, यहाँ से भी आके मिल सकता है। समझ रहे हो ना कि एक पॉइंट पे जब ढेर सारा किरण, जो किरणों का समूह होता है, जब टोटल किरण एक पॉइंट पे मिलती है तो हम इसको क्या बोलते हैं कि इसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश पुंज या अभिसारी प्रकाश पुंज। मतलब प्रकाश पुंज का टाइप मतलब अभिसारी प्रकाश पुंज, ठीक है।
समझ में आ गया। इसी तरह से अभिसारी प्रकाश पुंज है तो एक पॉइंट पे मिल गया था, इसका उल्टा क्या होगा, देखो इसी का उल्टा क्या हो जाएगा, अभिसारी प्रकाश पुंज। वो था अभिसारी प्रकाश पुंज, एक मिनट यार, दोनों में डिफरेंस, अच्छा एक्चुअली सेम ही चीज है, सेम ही चीज मैंने 2 बार ले लिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि अलग अलग होना चाहिए यार, ठीक है। तो अभिसारी प्रकाश पुंज ये मैंने आपको बता दिया कि एक पॉइंट पे आके क्या हो जाएगा, ये आराम से एक पॉइंट पे सभी किरणें आके मिल जाएंगी। इसी का उल्टा क्या होगा, अपसारी प्रकाश पुंज, क्या होगा, अपसारी प्रकाश पुंज, ठीक है। डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट, बस वही होगा, उसका उल्टा। अब एक पॉइंट पे यहाँ पे सब मिल रहा था, अपसारी प्रकाश पुंज में क्या होगा, एक पॉइंट से सब जाएगा, एक पॉइंट से सब जाते चले जाएगा, ठीक है। इसका देखो फोटो भी होगा, वही लिखा है। जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से निर्गत होकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है उससे अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं या अपसृत प्रकाश पुंज कहते हैं। ये भी नाम याद रखना, ये फंसाने के लिए आपसे पूछ सकता है, ठीक है। अब देखो इसका फिगर भी है, देखो यहाँ पे जो मैं बताया था अभी फिगर में, वही तो फिगर है, कोई दिक्कत हो रही है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि किसी एक पॉइंट से ये पॉइंट से क्या हो रहा है, ढेर सारा निकल रहा है, ये निकल रहा है, ये निकल रहा है, ये निकल रहा है, यहाँ इधर भी आप निकाल सकते हो, इधर भी आप निकाल सकते हो, जो आपका मन है आप निकालते चले जाओ, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अपसारी प्रकाश पुंज, ठीक है। ये समझ में आ गया। और कुछ डेफिनेशन है, चलो देखते हैं। एक होता है आत्मदीप्त पदार्थ, ठीक है। देखो एक चीज हमेशा याद रखो कि कम से कम जब भी डेफिनेशन पढ़ने जाऊं तो सबसे पहले इसका मीनिंग समझो। आत्मदीप्त क्या है, मतलब जो खुद से रोशनी को निकालता है। आत्मदीप्त मतलब खुद से रोशनी को निकाला, वही होगा। डेफिनेशन भी देख लो यार, वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं आत्मदीप्त पदार्थ कराते हैं, बस वही तो है। मतलब कि फील समझो क्या बोलना चाहता है, आप डेफिनेशन तो लिख ले जाओगे, ठीक है। तो एग्जांपल बताओ कौन कौन सा ऐसा चीज है जो खुद प्रकाश उत्सर्जित करता है। क्या होगा, सूर्य होगा, तारा होगा, दीपक जो हम लोग का लैंप लाइट सब होता है ना, वो सब क्या होता है, ये खुद क्या होता है कि ये प्रकाश उत्सर्जित करता है, ठीक है। अब समझना अदीप्त पदार्थ क्या होता है। अदीप्त पदार्थ वो होता है कि जो खुद से प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता, ये खुद से अपना प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता होगा, इस पे जो लाइट आती है ना, बस ये बंदा क्या करता है ना, रिफ्लेक्ट करता है, वही लिखा होगा। देखो वे पदार्थ जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई पड़ते हैं, अदीप्त पदार्थ कहलाते हैं। अदीप्त पदार्थ अपने पर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित करता है। जैसा कि मैंने बताया, अदीप्त पदार्थ खुद से कोई भी रोशनी को प्रोड्यूस नहीं करता, कोई भी रोशनी को ये लोग उत्सर्जित नहीं करता, ठीक है ना। बस ये क्या करता है ना कि इन पे जो प्रकाश पड़ती है ना, इनको ये लोग बस क्या कर देते हैं, मस्त तरीके से आप लोग कि ये इनको आराम से रिफ्लेक्ट कर देता है, जिससे आपके आंख के पास जाता है और आपका उसका तस्वीर बन जाता है और आप किसी भी वस्तु को देख पाते हो, ठीक है। एग्जाम्पल क्या होगा, पत्थर हो गया, टेबल हो गया, कितना एग्जाम्पल लोगे, सब तो वही है, समझ में आ रहा ना, ठीक है। चलो तो एक चीज और लिखो, चंद्रमा भी अदीप्त पदार्थ है। बहुत लोग को लगता है ना कि चंद्रमा, ये जो चंद्रमा है ना, बहुत लोग को लगता है कि सर ये भी तो सर रात में लाइट प्रकाश करता है, तो सर ऑब्वियसली ये तो होना चाहिए आत्मदीप्त पदार्थ। तो मैं बोलूंगा नहीं, अगर चंद्रमा के बारे में अगर नेट पे पढ़ोगे चाहे और कहीं भी पढ़ोगे तो ये अदीप्त पदार्थ होता है, क्योंकि यह प्रकाश नहीं उत्सर्जित करता बल्कि वह अपने पर पड़ने वाले सूर्य प्रकाश को परावर्तित करता है। समझ आना कि जो उस पे सूर्य का प्रकाश पड़ता है उसी को वो हम लोग को रात में रिफ्लेक्ट करके देता है, तो इसलिए इसको आप क्या बोल सकते हो, अदीप्त पदार्थ। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, याद रखना कि चंद्रमा एक आत्मदीप्त पदार्थ नहीं है, चंद्रमा एक अदीप्त पदार्थ है। समझ में आ रहा है, चलो आगे देखते हैं। अब देखो प्रकाशीय माध्यम, नाम से क्लियर है, प्रकाशीय माध्यम मतलब प्रकाश जिस जिस माध्यम में चलेगा उसको क्या बोलेंगे, प्रकाशीय माध्यम। देख लो, वह क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश वस्तु से निकलकर आंख तक पहुंचती है प्रकाशीय माध्यम कहलाता है। समझ में आ गया। देखो सबसे पहले टॉपिक जब देख रहे हो ना तो खुद से एक चीज सोचो कि ये बोलना क्या चाहता है। डेफिनेशन तो बाद में आप देख ही लोगे, लेकिन पहले एक अपने से बनाओ कि ये बंदा बोलना क्या चाह रहा है। उससे अगर क्लियर हो जाएगा तो आप बहुत क्लियर करके लेके चले जाओगे, ठीक है। तो बोला क्या गया कि बोला गया कि प्रकृति के अनुसार माध्यम दो प्रकार के होते हैं, एक होता है होमोजीनियस समांगी, एक होता है विषमांगी, ठीक है, विषमांगी, ठीक है। तो समांगी क्या होता है, समांगी माध्यम के प्रत्येक भाग के गुण एवं बनावट सेम होते हैं, यही चीज याद रखना है। इसका मतलब क्या है, जैसे जल हो गया तो हर पर, जैसे मान लो कि यहाँ से मान लो आपको बरसेर से, जैसे मान लो कि जाना है आपको सहरसा, ठीक है, तो अगर मान लो बरसेर से लेकर सहरसा तक हम जल बिछा दे तो कोई दिक्कत होगा, तो उसका मतलब क्या हो गया, होमोजीनियस मीडियम। इसी तरह कांच हो गया, पूरा बिछा दो, होमोजीनियस मीडियम, मतलब पूरा कांच है तो पूरा कांच क्या है, एक होमोजीनियस मीडियम है। अब देखो विषमांगी माध्यम क्या है, मतलब अब देखिए जैसे मान लो
कि यहाँ से अपन लोग गए, जैसे मान लो कि यहाँ से फिर से हम लोग को सहरसा जाना था, यहाँ से हम लोग परसरमा तक क्या, यहाँ से हम लोग क्या कहना है उसका यार, बड़ियाही तक है ना, बड़ियाही तक मान लो कि हम लोग पानी रखे, उसके बाद क्या किया, केरोसिन सब रख दिए, चाहे कुछ और रख दिए लिक्विड, चाहे और कोई दूसरा लिक्विड रख दिए, तो ये क्या हो जाएगा, विषमांगी मीडियम। तो विषमांगी मीडियम के प्रत्येक भाग के गुण और बनावट असमान होते हैं, ठीक है। मतलब इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, गर्मी या ठंडा हवा का मिश्रण। मतलब एक ही हवा नहीं है, हवा भले है लेकिन हवा दोनों है, गर्म भी है और ठंड भी है, जैसे कैल्साइट, ठीक है। तो ये सब हमारा क्या एग्जाम्पल हुआ, एक विषमांगी मीडियम का जिसमें गुण और बनावट हर जगह सेम नहीं होती है, ठीक है। अब देखो, अब एक आता है पारदर्शी पदार्थ, ट्रांसपेरेंट। ये क्या होता है, जिन पदार्थों से होकर प्रकाश पूर्ण रूपेण गमन आर पार कर जाता है तो पारदर्शी पदार्थ कहलाता है, ठीक है। तो नाम देखो, नाम से क्लियर था कि पारदर्शी वही होगा जो सब चीज को पास कर दे, ठीक है, मतलब प्रकाश आराम से निकल जाए, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे कांच हो गया, पानी हो गया, हवा हो गया, इससे आराम से प्रकाश निकल पाती है। अपारदर्शी पदार्थ क्या होता है, जिससे पदार्थ से प्रकाश बाहर नहीं निकल पाता है, जिससे प्रकाश जो है ना वो पदार्थ से होकर के नहीं निकल पाता है, उससे हम लोग बोलते हैं अपारदर्शी पदार्थ, ठीक है। तो क्या एग्जाम्पल होगा, पत्थर, ईंट। आप क्या करना ना कि टॉर्च लो और उसके सामने पत्थर रख दो, तो आप देखोगे ना कि पत्थर के उस साइड जो उसका अगला साइड है वहां पे आपको नहीं दिखा पड़ेगा, क्योंकि वो अपारदर्शी है, इसलिए तो नहीं दिखा। ईंट के भी सामने रखोगे तो नहीं होगा। जैसे मान लो कोई खतरनाक लकड़ी ले लो, लकड़ी के सामने भी टॉर्च मारोगे ना फिर भी नहीं दिखा देगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। फिर और कुछ डेफिनेशन है, देखो समझो। पारभासी पदार्थ क्या होता है, जिन पदार्थों से होकर प्रकाश का कुछ अंश बाहर निकल जाता है, पारभासी पदार्थ कहलाता है। अब देखो, पारदर्शी में टोटल निकल गया था प्रकाश, और अपारदर्शी में निकला ही नहीं, तो एक बीच का आ गया ना पारभासी पदार्थ, जिसमें क्या होगा ना कुछ पोर्शन बाहर भी निकल जाएगा, कुछ ना कुछ पोर्शन नहीं भी निकलेगा। तो जैसे तेल लगा कागज, जैसे तेल लगा कागज करोगे तो निकलेगा भी और नहीं भी निकलेगा। घिसा हुआ कांच रखोगे तो फुल जो लाइट है वो डायरेक्ट निकल के चली जाएगी, लेकिन जब कांच में अगर मान लो कि उसका रफ है तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ जो लाइट का पोर्शन, से मान लो ये पार्ट है, अगर ये पूरा कांच होता तो पूरा का पूरा निकल जाता, ठीक है। लेकिन अगर यही कांच अगर रफ होता तो कुछ ना कुछ पार्ट तो निकलता भी, या कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट भी हो जाता है। तो यही पोर्शन जो होता है, यही पदार्थ को क्या बोला जाता है, पारभासी पदार्थ, ठीक है। अब देखो छाया समझो, देखो छाया क्या होता है, देखो छाया समझो, देखो अपने मन से सोचो कि छाया क्या होता है। देखो सिंपल सी बात है, जैसे मान लो कि जैसे कोई पत्थर है, बड़ा सा पत्थर, जैसे मान लो बड़ा सा कोई पत्थर है, बड़ा सा लकड़ी रखा हुआ है, ठीक है। आप उस पर टॉर्च मारो, उस पर आप टॉर्च मारते हो तो एक चीज देखते हो कि उधर से प्रकाश क्या होता है, निकल नहीं पाती है। जब निकल नहीं पाते हैं तो एक छांव वाला चीज बन जाता है, वो जो छांव वाला चीज बनता है ना वही छाया है। अब देखो ये तो समझ में आ गया, डेफिनेशन वही लिखा होगा। जब प्रकाश के गमन पथ पर जब अपारदर्शी वस्तु रख दी जाती है तो प्रकाश उस अपारदर्शी वस्तु को पार नहीं कर पाता है, इसलिए वहां अंधेरा क्षेत्र बन जाता है, जिसे हम लोग शैडो कहते हैं। समझ में आ गया, वही हमारा छाया है। तो ये चीज समझना कि शैडो में अपारदर्शी वस्तु रखना है। अब कोई बोलेगा सर पारभासी, नहीं, उससे नहीं बनेगा। याद रखना कि छाया के लिए ये जरूरी है कि वहां पे अपारदर्शी वस्तु रहे, जिससे कोई भी प्रकाश पास ना करे, ठीक है। अब देखो जो हम लोग पढ़ रहे थे कि प्रकाश का परावर्तन, तो अब वही इसका प्रॉपर डेफिनेशन है जो आपको लिखना है बिहार बोर्ड के एग्जाम में, यूपी बोर्ड के एग्जाम में, और जो समझना भी है तो यही समझो। देखो समझो, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, जब प्रकाश की किरणें किसी समांगी माध्यम से चलकर अन्य वस्तु की सतह पर पड़ती है तो वो किरणें या वस्तु द्वारा अवशोषित हो जाती है, या उस वस्तु से पार कर जाती है, या उसकी सतह से टकराकर लौट जाती है, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो तीन ही चीज तो हो सकता है, सिंपल सी बात है। अगर मान लो कि ये अपना कोई वस्तु है, ठीक है, यहां से प्रकाश आई, या तो बंदा निकल जाएगा, या तो ये चीज हर प्रकाश को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, या तो यहाँ पे जो प्रकाश आया उसको रिफ्लेक्ट कर देगा। तो ये वाला जो कंडीशन तुम देख रहे हो ना, ये वाला कंडीशन कि पहले माध्यम में ही जैसे प्रकाश गया, मान लो ये हवा है इधर, जैसे इधर से देखो बढ़िया से बताता हूं, देखो समझना, देखो यार देखो, जैसे मान लो ये है, इधर अपना एयर है, इधर अपना मान लो कुछ और है, ठीक है, मान लो केरोसिन है। तो अगर इसी माध्यम में एयर में ही गया और अगर बंदा लौट के आ गया, समझ में आ रहा है ना, मतलब इस तरह प्रकाश की किरणों का पहले ही माध्यम में वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मतलब बंदा एयर में ही गया, इससे टकरा के मस्त लौट गया इसी मीडियम में, इसको क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। अब वही देखोगे कि जब इस माध्यम से गया
और जब एयर से केरोसिन में घुस गया, फिर जो वो होता है ना उसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो प्रकाश का परावर्तन का मीनिंग यही हो गया हमारा कि मस्त एक ही माध्यम से जाएगा और एक ही माध्यम से टकरा के मस्त उसी माध्यम में सेम लौट हो जाएगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। देखो यहाँ लिखा भी है, इस तरह प्रकाश की किरणों का पहले माध्यम में ही वापस लौटी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश जिस सतह से टकराकर अपने माध्यम में लौटता है उसे परावर्तक सतह कहते हैं। ऑब्वियसली जिस सतह से यहाँ टकराकर बंदा लौटा इसको क्या बोल देंगे, परावर्तक सतह। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब देखो कुछ पॉइंट्स, ठीक है। अब क्या है पॉइंट समझना। देखो दो तरीके का परावर्तक सतह होता है। एक होगा क्या, एक होगा नियमित परावर्तन तथा अनियमित परावर्तन। मतलब दो तरीके का सतह के कारण से क्या होता है, परावर्तक सतह की प्रकृति के अनुसार, बोल रहे हैं ना, परावर्तक सतह के प्रकृति के अनुसार परावर्तन दो प्रकार का होता है। ठीक है, क्या क्या होता है, एक होता है अपना नियमित परावर्तन, एक होता है अपना अनियमित परावर्तन। ठीक है, तो नियमित परावर्तन क्या होता है, देखो जब प्रकाश की किरणें चिकनी और चमकीली सतह पर पड़ती है तो वो नियमित रूप से परावर्तित हो जाते हैं। ऐसे परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। मतलब क्या होता है ना कि जैसे मान लो कि ये अपना, जैसे मान लो प्लेन मिरर है, जो अपना आईना यूज करते हैं पूरा प्लेन है, तो इसमें क्या होता है ना, अगर मान लो कोई रफ पोर्शन नहीं है, पूरा चिकना है, तो इससे जो इस पे जो किरण पड़ेगी वो डायरेक्ट रेगुलर रूप से चलते जाएगी, पड़ती जाएगी, चलते जाएगी, पड़ती जाएगी, चलते जाएगी, पड़ती जाएगी, चलती जाएगी। इसका मतलब क्या कि नियमित रूप से, रेगुलर रूप से, देखो इंग्लिश में रेगुलर भी लिखा है ना, रेगुलर रूप से ये क्या होता है, चलते चले जाता है, जिससे हमारा क्या होता है, एक नियमित परावर्तन होता है। अब बताओ कि अनियमित परावर्तन क्या है। जब प्रकाश की किरणें रुखरी, रफ और चमकीली सतह पर पड़ती है तो वो अनियमित रूप से परावर्तित हो जाती है। ऐसे परावर्तन को अनियमित परावर्तन कहते हैं। तो इसका उल्टा, माने ये पॉइंट हमारा प्लेन मिरर था, इसमें कोई रफनेस नहीं था, वही अगर रुखरा कोई भी चीज रख दिया जाए, देखो अनियमित है, तो इससे क्या होगा ना कि कोई आया, कभी कोई आ जाएगा, दो बार आया तो आना जाना चाहिए इस डायरेक्शन में, इसको भी जाना चाहिए इस डायरेक्शन में। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ये आया इधर तो ये चले गया इधर, और जब ये आया इधर तो ये चले गया इधर। तो मतलब समझ रहे हैं, किसी एक डायरेक्शन में आना, किसी एक डायरेक्शन में जाना नहीं हो रहा है। किसी को, जिसको जिधर से मन आ रहा है जा रहा है, यही प्रॉब्लम हो जाती है अनियमित परावर्तन में। ठीक है, ये चीज समझ में हम लोग को मस्त तरीके से आ चुका है। ठीक है, अब एक चीज समझ लो, देखो अब देखो कि समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम प्लेन मिरर, जो प्लेन मिरर की बात किए थे ना, वही हम लोग पढ़ रहे हैं। ऑब्वियसली प्लेन मिरर है तो ऑब्वियसली क्या होगा, पूरा समतल होगा, यहाँ पे अनियमित परावर्तन नहीं हो सकता है। तो वही लिखा है कि जब प्रकाश की किरण समतल दर्पण के परावर्तक सतह पर पड़ती है तो निश्चित नियमानुसार परावर्तित हो जाती है, जिसे प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। वही बोले कि आया और लौट के टकरा के चले गया, उसी को तो क्या बोलते हैं हम लोग, परावर्तन का नियम बोलते हैं। ठीक है, अब देखो समझना कुछ पॉइंट्स। ये था अपना परावर्तक सतह, इसको बोलते क्या, परावर्तक सतह। जिस पॉइंट पे किरण आती है उस पॉइंट को बोला जाता है हमारा आपतन बिंदु। क्या बोला जाता है, आपतन बिंदु, समझ के रखो। ठीक है, और जो आया किरण उसको बोला जाता है आपतित किरण। ठीक, अब इस पॉइंट से जो किरण लौट गई अपने ही मीडियम में, उसको बोलते हैं, टकरा करके जो लौट गई वो क्या हो जाएगा, परावर्तित किरण। समझ में आ गया। और ये अपना क्या है, समतल सरफेस। तो एक चीज समझना, और तो दो एंगल आपको दिख रहा होगा, और जो आपतन बिंदु जो इस पॉइंट पे है, तो ये जो सरफेस देख रहे हो इसके लंब, इस पे लंब डाल दो। ये जो लंब डालोगे ना, ये लंब, इसी को बोला जाता है अभिलंब, या लंब नॉर्मल भी बोल सकते हो इंग्लिश में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दो एंगल दिख रहा होगा, एक तो एंगल आपको आई दिख रहा है, एक एंगल आर दिख रहा है। तो आई एंगल क्या है, आई एंगल है ये नॉर्मल से, और जो आपतित किरण जब आती है तो जो एंगल बनाती है वो होता है आई, और जो आर एंगल अपना वो है नॉर्मल से, और जो परावर्तित किरण जा रही है उसका एंगल क्या है, हमारा आर। ठीक है, तो ये आप लोग कंसेप्ट समझ चुके हो। अब डेफिनेशन पढ़ लो, जो हम लोग को बोर्ड में लिखना होता है, एकदम यही चीज समझने के लिए मैं आपको समझा दिया। अब डेफिनेशन देखो, पढ़ लो, वही चीज होगा। प्रकाश के परावर्तन के नियम को समझने से पहले कुछ पदों को जाना जरूरी है, तो समझ लो। आपतित किरण क्या होगा, वह किरण जो दर्पण के सतह पर पड़ती है, थोड़ा सा वो चेंज कर लेता हूँ कलर, पड़ती है, आपतित किरण कहलाती है। फिर अगेन तो हमारा आपतित किरण क्या हो जाएगा, यही वाला एओ, ये वाला पोर्शन। इसी तरह आपतन बिंदु क्या होगा, दर्पण के सतह पर स्थित वह बिंदु जहां आपतित किरण पड़ती है तो आपतन बिंदु कहलाता है। वही पॉइंट जो ये बात बोला था मैंने, जिस पॉइंट पे गिरता है आपतित किरण। ठीक है, अब देखो परावर्तित किरण क्या है।
परावर्तित किरण वही है जो गया था, वह किरण जो दर्पण के परावर्तक सतह से टकरा कर वापस लौट जाती है, परावर्तित किरण कहलाती है। यही वाला पॉइंट, ये वाला OB समझ में आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग को ओवरऑल ये कंसेप्ट समझ में आ गया कि क्या सीन बनता है, ठीक है। अब देखो, अभिलंब तो बता दिए, तो वह सीधी रेखा जो दर्पण के आपतन बिंदु पर लंब होती है, अभिलंब कहलाती है, वही जो बताया था, ठीक है। वही लिखा है कि दूसरे शब्दों में अभिलंब दर्पण सतह के साथ 90 डिग्री का कोण नॉर्मल बनाती है। तो ON हमारा क्या है, अभिलंब है, ये वाला ON देख रहे हो जो बताया, तो ON, ठीक है। तो समझ में हम लोग को आ गया था कुछ इसका पॉइंट्स, ठीक है। देखो अब आपतन कोण क्या हो जाएगा, वही एंगल जो आई था हमारा, ये आपतित किरण और जो ON के बीच बना है, ये क्या हो जाएगा, आपतन कोण, ये हो जाएगा हमारा आपतन कोण, ठीक है। और जो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना है, ये क्या हो जाएगा, परावर्तन कोण। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। वही डेफिनेशन लिखा हुआ है, देख लो मस्त। आपतन कोण क्या लिखा है, आपतित किरण अभिलंब के साथ आपतन बिंदु पर जो कोण बनाती है, आपतन कोण कहलाता है। समझ में आ गया, मतलब कोण AON I हो गया, ये वाला एंगल कोण AON I हो गया, ठीक। इसी तरह से परावर्तन कोण समझ जाओगे, वही चीज लिखा हुआ है, जो परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो आपतन बिंदु पर जो कोण बनाती है, वही हमारा परावर्तन कोण हो गया, ये वाला, ठीक है, ये R, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा इसका क्या बेसिक पॉइंट्स है, ठीक है। अब देखो, अब प्रकाश के परावर्तन का नियम, ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत पूछा जाता है कि प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या क्या है, ठीक है। तो एक चीज याद रखो, जो प्रकाश का परावर्तन का नियम है ना, ये आपका सरफेस चाहे समतल रहे चाहे आपका वक्र रहे, सब पे वैलिड है। वही लिखा है, प्रकाश के परावर्तन के आधारभूत नियम समतल तथा वक्र सतहों कर्व सरफेस के लिए समान होता है। ये चीज क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि प्रकाश के परावर्तन का नियम कहाँ वैलिड होता है, समतल पे होता है या वक्र सतहों पे होता है या दोनों पे होता है। तो आप बोलोगे सर दोनों पे होता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट, तो पहला ऑब्जेक्टिव तो आप क्वेश्चन बना लिए, ठीक है। अब देखो, पहला नियम क्या बोलता है ना, कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब सभी एक ही समतल में होते हैं। देखो कैसे, देखो एक ही समतल में कैसे होते, देखो जो ये किरण यहां से यहां आई और जो ये किरण यहां से यहां गई, और जो अभिलंब ये ON है, ये एक ही प्लेन में, तो इसी प्लेन में तो सब हो रहा है। देखो इसी प्लेन में सब हो रहा है। ऐसा थोड़े है कि इस प्लेन में कोई बाहर आ गया, ऐसा होता कि यहां से आ गया इधर कोई चले जाता, इस प्लेन में आ जाता, इस प्लेन में तो कोई आ नहीं रहा है। तो हर चीज क्या है, एक ही प्लेन में हमारा मस्त तरीके से हो रहा है। तो आप लोग बोल सकते हो ना कि आपतित किरण और परावर्तित किरण और जो अभिलंब होगा हमारा एक ही प्लेन में होगा, एक ही प्लेन में होगा। वही बोल रहा है, देख लो ध्यान से, होता ना, एक ही समतल में होते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। दूसरा नियम ये बोलता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है यदि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण हो तो नियमानुसार कोण I = कोण R। तो मतलब इनका कहना ये है ना कि मस्त, अगर सरफेस तो मस्त है ही, सरफेस समतल है तो यहाँ से यहाँ गिरा और यहाँ से यहाँ गया, तो ये जो एंगल आपतन कोण I है और जो परावर्तन कोण R है, ये दोनों इक्वल होगा, ठीक है। तो ये दो नियम है, आप लोग को हमेशा दिमाग में रखना है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही समतल में होंगे, और दूसरा एंगल होगा कि ये जो अपना आपतन कोण है और जो परावर्तन कोण है, ये हमेशा क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया होगा कि हमारा प्रकाश का परावर्तन का नियम क्या है। ये बहुत क्वेश्चन पूछता है, ये आपको याद रखना ही है, ठीक है। तो आज का वीडियो इतना ही रखते हैं, और मजा आया होगा तो लोगों को शेयर करो, बच्चे को लाओ, हर चीज पढ़ाऊंगा, पूरा मैथ्स खत्म करवाऊंगा, पूरा फिजिक्स खत्म करवाऊंगा। नीचे टेलीग्राम का लिंक पर आओ, वहाँ पे मैं नोट्स PDF शेयर करता हूँ, फेसबुक का भी पेज है, वहाँ पे लाइक कर लेना। और यार बंदे को लाओ यार, मैं चाहता हूँ ना कि यार हम जितना मेहनत करते हैं ना, आप उतना मेहनत करते हो। आप सोचो कि मैं अनअकैडमी पे एजुकेटर हूँ, गेट IAS के लिए पढ़ाता हूँ, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे क्यों काम कर रहा हूँ, आप लोग के लिए मदद करने के लिए। तो यार आप लोग कुछ मोटिवेट करोगे ना, तो आपको मोटिवेट करने के लिए क्या करना है, बंदों को लाओ, बंदों को शेयर करो। जितना व्यूज जाता है ना, उतना मन होता है क्वेश्चन बनाने का, ठीक है ना। और एक आई का बटन होगा, वहाँ सजेशन मिलेगा, वहाँ से प्लेलिस्ट ज्वाइन कर लेना। और कभी भी अगर दिक्कत हो ना क्वेश्चन देखने में, चाहे वीडियो ढूंढने में, तो नॉलेज डिकोडर अगर सर्च करोगे ना यूट्यूब पे, तो नॉलेज डिकोडर डायरेक्ट आ जाता है। और अगर अपना प्लेलिस्ट ढूंढना, तो मैं प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, प्लेलिस्ट में जाना, फिजिक्स के प्लेलिस्ट में जाना, चाहे मैथ्स के प्लेलिस्ट में जाना, रिस्पेक्टिव वाइज मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है। उस पर अगर आप क्लिक करोगे तो आपको टोटल, जैसे मतलब फिजिक्स पे क्लिक करोगे तो आपको टोटल फिजिक्स का वीडियो मिल जाएगा, ठीक है ना। तो चलो आज का वीडियो इतना रखते हैं, ओके, थैंक यू।